नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने हर ब्लॉक में 2-2 अटल आदर्श विद्यालय खोलने का लिया निर्णय। नई खेल नीति के लिए भी सुझाव लेने के दिए निर्देश। कोविड की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जागरूकता बढ़ाने को लेकर दिए निर्देश। कहा, आर्थिक गतिविधियों के साथ सावधानी और बचाव पर देना होगा जोर। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने बढ़ाई तीर्थयात्रियों के प्रतिदिन दर्शन करने की संख्या। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 3-3 हजार श्रद्धालु एक दिन में कर सकेंगे दर्शन। और होम स्टे योजना से रोजगार देने की मुहिम शुरू। चमोली जिले में बाखरी नाम से सरकारी होम स्टे की हुई शुरुआत। उत्तराखंड के व्यंजनों को भी मिलेगा बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में विद्यालय शिक्षा और खेल विभाग की समीक्षा की, जिसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि राज्य के 90 ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 विद्यालय खोलने को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दे दी है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से राज्य सरकार इसका प्रयास कर रही थी। मॉडल स्कूल के रूप में अटल उत्कृष्ट विद्यालय की स्थापना होने पर शिक्षा मंत्री ने खुशी जताते हुए कहा कि अब हर गरीब के बच्चे को और बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। जो सरकार ने तय किया है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय पूरे उत्तराखंड के 90 ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो सभी मानकों को पूरा करते हुए किया जाएगा, उसकी सैद्धांतिक सहमति आज बन गई है। और मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सकता हो इस प्रदेश की विद्यालय शिक्षा को एक आम जनमानस में गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकेंगे। इस निमित्त 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए आज निर्देशित किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नई खेल नीति के लिए खेल विशेषज्ञों और खिलाड़ियों से सुझाव लेने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने खेल विज्ञान केंद्र, खेल विकास निधि और मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से जागरूकता संबंधी गतिविधियां और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार भी निर्धारित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने ये पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बतौर प्रोत्साहन के रूप में देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, इन कोविड विनर्स के अनुभवों पर आधारित छोटी-छोटी स्टोरीज बनाई जाए। साथ ही कोविड पर जागरूकता के लिए प्रदेश की प्रमुख हस्तियों के वीडियो और ऑडियो क्लिप भी बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और लोगों में संक्रमण का खतरा भी न हो, इसके लिए मास्क के उपयोग, सामाजिक दूरी और सरकारी गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी भवनों पर वॉल राइटिंग, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोरोना से बचाव हेतु जागरूकता के लिए अनाउंसमेंट की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 1419 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 9089 है, जबकि 41,487 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 652 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। उधम सिंह नगर के जिला भाजपा कार्यालय में सांसद अजय भट्ट ने आज पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी मिली है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के हित में बनाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश में 500 से 1000 तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत करीब 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण किसानों को देने की योजना बनाई गई है, जिसमें मत्स्य
मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन में 15,000 करोड़, हर्बल खेती के लिए 400 करोड़ और फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के अंदर भ्रम फैला रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की भूमि ठेकेदार हड़प लेंगे, फसल की कीमत नहीं मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों विधेयक किसानों के हित में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को फसल की बुआई के पहले ही कीमत तय कर ली जाएगी। इसमें सिर्फ फसल की बात होगी, न कि भूमि की। इसके अलावा किसान अपनी फसल की कीमत स्वयं लगाएगा। ऐसे में कहीं से भी किसानों को हानि नहीं होगी। कांग्रेस की सरकार ने अपने जमाने में वायदा किया था, अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है, हम मंडियों के बैरियर्स को तोड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत के अन्य बाजारों में किसान अपने उत्पादों को ले जाके बेच सके और अपनी कीमत, बड़ी अच्छी कीमत ले सके, ये कोशिश करेंगे। उन्होंने संसद में भी बोला है, उनके नेताओं ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा है, लेकिन किया नहीं। वही काम आज नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए प्रतिदिन दर्शन करने के लिए अब निर्धारित संख्या को और बढ़ा दिया है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में एक दिन में 3-3 हजार, गंगोत्री में 900 और यमुनोत्री में 700 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने कल चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए थे, जिसके तहत आज से ये व्यवस्था लागू हो गई है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में प्रतिदिन दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ा दी है। वहीं चारधाम में गेस्ट हाउस, होटल, खाने पीने, बिजली, शौचालय आदि की सुविधा तीर्थयात्रियों की संख्या के अनुरूप बढ़ा दी गई है। बता दें कि चारधाम आने के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण कर ई पास लेना जरूरी है। उधमसिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति व जिला समन्वय समिति की बैठक में बैंकों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्वीकृत किए गए ऋण की प्रगति जानी। वहीं लंबित आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश बैंक अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नैनीताल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 सप्ताह के अंदर अपनी कार्य पद्धति में सुधार लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में प्रगति लाने के निर्देश उनके द्वारा बैंकों को दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तो उसमें 381 एप्लीकेशंस बैंक को भेजे गए हैं, जिसमें से 45 सैंक्शन हो गए हैं और 45 अंडर प्रोसेस है। और बाकी के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं बैंकों को कि सभी लोग तत्काल रूप से अंडर प्रोसेस करें और उसको सैंक्शन करके डिसबर्स करें अमाउंट। वहीं लीड बैंक अधिकारी कृष्ण दत्त नौटियाल ने बताया कि जिले में 25 बैंकों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अधीन जो है 25 बैंक हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है। सभी बैंकों को जो है जिलाधिकारी महोदय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी टारगेट दिए गए हैं उसके पूर्ण रूप से अगली मीटिंग में कंप्लीट करने का प्रदेश में होम स्टे योजना अब धीरे धीरे साकार होने लगी है। स्वरोजगार की दिशा में होम स्टे एक कारगर कदम साबित हो रहा है। राज्य सरकार भी होम स्टे योजना को बढ़ावा दे रही है। सीमांत जनपद चमोली में बाखली नाम से सरकारी होम स्टे की शुरुआत की गई है। बाखली का अर्थ है एक लंबी कतार में पहाड़ी शैली में बने घर। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत जिलासू में पहाड़ी शैली में पहला सरकारी होम स्टे अब देसी और विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। इसके संचालन की जिम्मेदारी एकीकृत आजीविका परियोजना से जुड़े मां चंडिका स्वायत्त सहकारिता समूह को दी गई है। 8 पर्यटक अब तक यहां पहुंच भी चुके हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर पहाड़ी शैली में 2 कमरों का सुंदर होम स्टे तैयार किया गया है, जिसमें एक दिन में 4 लोग ठहर सकते हैं।
लासू क्योंकि हमारा बिल्कुल चारधाम यात्रा मार्ग पर है और बहुत ही सुंदर लोकेशन है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको आयुर्वेदा विलेज के रूप में डेवलप कर रहे हैं। उसमें पंचकर्मा सेंटर, मेडिटेशन हॉल, रिवर बैंक पे बीच एंड ग्रामीण हाट के साथ साथ होम स्टे की योजना उसमें बनाई गई है। तो होम स्टे बनकर तैयार हो चुका है और अभी 2-3 दिन से वो ऑपरेशनल भी हो गया और उसमें गेस्ट भी आकर रुक रहे हैं और इसको SHG के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इसका पर्पज़ यही है कि कुछ 2-4 हम ऐसे मॉडल पूरे जिले में बना कर दें जिसको बाकी लोग भी आकर विजिट कर सकें। और वहीं पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटकों को जिलासू, लंगासू आदि क्षेत्रों में परंपरागत पहाड़ी खेती अपनी ओर आकर्षित करेगी। साथ ही पर्यटक ग्रोथ सेंटर में स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी कर सकेंगे। होम स्टे में पर्यटकों के लिए पहाड़ी व्यंजनों का खास मेन्यू तैयार किया गया है। प्रशासन के मार्गदर्शन में पर्यटन विभाग के द्वारा जो है पिछले जिला योजना वर्ष में जो है जिलासू में होम स्टे का निर्माण किया गया था। वर्तमान में अभी इसे हाल में ही मार्च का जो स्वायत्तता समूह है, यह एक SHG है जिसका निर्माण ILSP के अंतर्गत किया गया है, तो इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन है उसमें 8 से 10 यात्री अभी तक इसमें रुक चुके हैं और इसमें हम जो सेनेटिक व्यू है जिलासू रिवर फ्रंट का, उसके साथ साथ यहाँ पर पहाड़ी जो व्यंजन है उसका भी लुत्फ हमारे जो आने वाले पर्यटक उठा रहे हैं। और यह जनपद में एक मॉडल होम स्टे के रूप में जो है जाना जा रहा है और आने वाले समय में जो चारधाम यात्रा बढ़ेगी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होगी। बता दें कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कर्णप्रयाग से लगभग 8 किलोमीटर नंदप्रयाग की ओर नदी किनारे बसा जिलासू एक सुंदर गांव है। यहां पर अलकनंदा नदी का सुंदर और विहंगम नजारा देखने को मिलता है। कोरोना संक्रमण के चलते लोग अपने घरों को लौटे और स्वरोजगार अपनाया। अब प्रवासी लोगों की मेहनत रंग लाने लगी है। लॉकडाउन में बागेश्वर जिले के त्यूंड्रा गांव लौटे 3 भाइयों ने प्राइवेट नौकरी छोड़कर स्वरोजगार अपनाया। उन्होंने घर पर ही हवाई चप्पल बनाने की फैक्ट्री लगाई। अब वो हर महीने 6000 जोड़े चप्पल का निर्माण कर रहे हैं। सस्ते दामों पर स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हो रही ये हवाई चप्पल लोगों की पसंद भी बन रही है। बता दें कि बागेश्वर जिले में बाहरी प्रदेशों से लौटे 6085 प्रवासियों को घर पर ही रोजगार मिल गया है। इससे रिवर्स पलायन की कवायद को मजबूती मिली है। बागेश्वर जिले में 60,662 प्रवासी कोरोना काल में घर लौटे हैं। इनमें बाहरी प्रदेशों से 29,628 और राज्य के अन्य जिलों से 31,034 प्रवासी घर लौटे हैं। इनमें से कुछ ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। देहरादून में प्राइवेट नौकरी कर रहे भुवन जोशी लॉकडाउन में घर लौटे तो उनके 2 भाई भी घर वापस आ गए। तीनों भाइयों ने स्वरोजगार अपनाने का फैसला लेकर उद्योग विभाग से ऋण लेकर चप्पल बनाने की फैक्ट्री लगाई। आज वो घर में रहकर ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कपकोट, कांडा, थल, बेरीनाग समेत कई जगहों पर वो मार्केटिंग कर रहे हैं, जहां चप्पल के 300 पीस हर रोज निकल रहे हैं। तो मैं उद्योग विभाग गया तो काफी अच्छा बर्ताव रहा उनका और उनका नेचर भी। पहले से हम लोन के लिए अप्लाई करने जाते थे तो बहुत तरह की परेशानियां होती थी, इधर से लाओ, उसके साइन लाओ, इसके लाओ, तो वो सारी चीजें अभी नहीं है। प्रवासी होने के नाते अभी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, विभाग ने भी, बैंक ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री ने जो ये योजनाएं प्रवासियों के लिए चलाई है, मैं युवा भाइयों से ऐसा कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी, जिसके कारण आप अभी मैं स्टार्टअप कर चुका हूं इस काम को। वहीं वर्तमान में जिले के 245 प्रवासियों ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 4,69,32,000 रुपए धनराशि के 169 आवेदनों को जिला स्तरीय चयन समिति ने स्वीकृति प्रदान कर बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए भेज दिया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 6,31,89,000 रुपए के 138 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला विकास अधिकारी KN तिवारी ने बताया कि अब तक 4,515 प्रवासियों को मनरेगा में काम दिया जा रहा है। कोविड-19 के पीरियड में हमारे जनपद के बहुत सारे ऐसे स्किल्ड प्रवासी लोग थे जो बाहर काम करते थे। तो इस समय जनपद में आने के बाद उनके सामने रोजगार की एक संकट थी, जिसके लिए विभाग द्वारा भी बहुत सारे स्वरोजगार परक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उद्योग विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है।
जिसके माध्यम से उनके प्रवासियों द्वारा यहाँ नियमित रूप से आवेदन किए जा रहे हैं। उसका हम लोगों की तरफ से एक साक्षात्कार के माध्यम से उनको हम बैंक क्रेडिट लिंकेज से जोड़ रहे हैं। इसी में एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि भुवन जोशी हैं जो यहीं नदी गाँव सैम वार्ड के हैं। उन्होंने चप्पल उद्योग के लिए अपना अप्लाई किया था, 5 लाख का उनको ऋण भी मिल चुका। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क का उपयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं कोविड से बचाव को लेकर ये रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, साथ ही नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।